वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ डीएनए देखेंगे। सबसे पहले डीएनए को किसने डिस्कवर किया था बेटा? किसने डिस्कवर किया था? निश्चर ने। कब? 1869 में। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया था? आइसोलेट किया था एसिडिक मटेरियल फ्रॉम पस सेल। पस सेल से एक एसिडिक मटेरियल आइसोलेट किया था, जिसको क्या बोला गया? न्यूक्लिन बोला गया। ठीक है बच्चे, अब जो ये आइसोलेट किया था पस सेल से एसिडिक मटेरियल, ये कैसा था बच्चे? नॉट एबल टू आइसोलेट इंटैक्ट फॉर्म। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं किया था। इंटैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इन्होंने कैसा डीएनए आइसोलेट किया था? टूटा हुआ डीएनए। मानो जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये टूटा हुआ डीएनए, ऐसा इंटैक्ट नहीं था। समझ आए बच्चे? तो 1869 में मिस्चर ने पहली बार न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियन बोला, और जो डीएनए आइसोलेट किया तो वो कैसा था? इंटैक्ट नहीं था, टूटा हुआ डीएनए था। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट आए, उनका नाम फ्रिंकलिन एंड वेल्किन था। इन्होंने क्या किया बच्चे? एक जार लिया, ठीक है, उसमें ये न्यूक्लियन जो है वो डाला और उसके ऊपर एक्सरेज दी। कौन सी? एक्सरेज फॉल करवाई, और एक इमेज बनी इसके अंदर, इस जार के अंदर एक इमेज बनती है जिसमें डीएनए कैसा? डबल थ्रेड दिखा। ठीक है बच्चे, और उसको फ्रिंकलिन ने क्या बोला? एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड डाटा ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब जैसे आपके पास एक थर्ड साइंटिस्ट है जिनका नाम है चारगफ। तो चारगफ रूल दिया था चारगफ साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया था बच्चे? डीएनए को केमिकली एनालाइज्ड किया था। क्या किया था बच्चे? डीएनए को केमिकली एनालाइज्ड किया था। मतलब रेशो जो थी एडेनिन की वो थाइमिन्स के बराबर होती है, और साइटोसिन्स की रेशो ग्वाइनोसिन के बराबर होती है। मतलब C इज़ कांस्टेंट टू G, है ना, और A इज़ कांस्टेंट टू T। इन दोनों का डीएनए कंटेंट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। ये किसने बताया? चारगफ ने बताया, है ना। आज तो हमें पता है, बट तब नहीं पता था ना कि जो एडेनिन है अमाउंट ऑफ डीएनए थाइमिन्स के बराबर होता है। ये हमें चारगफ ने बताया था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दी, A/T इक्वल टू G/C इक्वल टू 1, है ना। तो ये वैल्यू लेके इसने बताया अगर A हमारे पास 5 है तो T भी हमारे पास 5 है, G अगर 9 है तो C भी 9 है। तो सम करके 14/14 इक्वल टू 1 निकाला इसने। ठीक है बच्चे, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस काम पे। पहला करैक्टर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको पता ही है बच्चे, उसमें से जो शुगर फॉस्फेट है बच्चे, आपको पता होना चाहिए, शुगर फॉस्फेट और एक नाइट्रोजीनियस बेस से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और एक लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड की उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। उसमें से जो फॉस्फेट और शुगर वाला कंपाउंड होता है वो डीएनए का एक बैकबोन कहलाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 2 चेन्स होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक ये चेन आ गई, एक ये चेन आ गई। दोनों की पोलरिटी 5-3 और 5-3। 3 प्राइम एंड पे OH जुड़ता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड। 2 चेन रन एंटी पैरेलल, पोलरिटी 5-3 एंड 3-5। ठीक है, ये भी सही है, एंटी पैरेलल रन करते हैं। थर्ड पॉइंट, द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं बच्चे वो पेयर्ड किससे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक इसके साथ जुड़ेगा T के साथ, G किसके साथ? ग्वानिन। G किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो मतलब A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है 2 चेन कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ऐसे करके कॉइल्ड होती है, ऐसे करके, ऐसे जैसे S बनाते हो ना आप लोग, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट S होता है, मतलब इसको हम एक पिच कहते हैं। मतलब इसके अंदर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? बेसिस, है ना। ये एक बेस आ गया और 2 को बेस पेयर बोलेंगे, है ना। अब देखना, प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्ड ओवर द अदर, है ना। मतलब जितने बेस पेयर स्टैक्ड होंगे उतनी डीएनए में स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी। अब आप खुद सोचो, ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये बेस पेयरिंग है, तो मतलब GC जो है वो स्टैक्ड है AT के, मतलब 1-2 एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है ना बच्चे, मतलब ये वाला इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, ये एक दूसरे के स्टैक्ड है। तो जितने ज़्यादा स्टैक्ड होंगे उतना ही डीएनए स्टेबल होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे 2 बेस पेयर है, तो इसका मतलब ये इतना स्टेबल डीएनए नहीं होगा, ये टूट सकता है। ठीक है, मोर स्टेबल डीएनए उसके
हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी हमने देखा। 6 पॉइंट में बताता है कि मेन पॉइंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल दैट इज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है बच्चे? आप बोल सकते हो कि अगर एक डीएनए का सीक्वेंस आप जानते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड चेन जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बच्चे, उसका अगर आपको सीक्वेंस पता, मानो अगर मुझे इसका सीक्वेंस पता है ना, मानो अगर मुझे इसका सीक्वेंस पता है ए और जी, अगर मेरे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ए और जी, उस पे बेसिस है, तो मैं दूसरी इजीली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि दूसरी पोजिट में क्या होगी, ए के पोजिट में टी और जी के पोजिट में सी। इसको कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। मतलब बेनिफिट क्या है इसके? इफ़ यू नो द वन सीक्वेंस कैन इजीली प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अनदर। ठीक है, और दूसरा कैन प्रिडिक्ट हाउ डीएनए रेप्लिकेशन। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। मानो ये मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है ना, इनको हम टेम्पलेट भी बोलते हैं। एक 5 to 3 है, आपने देखना है कि 3 प्राइम एंड कौन सी साइड है, वहाँ पर क्या नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। ठीक है, 5 प्राइम एंड फ्री एंड होता है और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, ये बिजी साइड होती है। ठीक है बेटे, अब हम बोल रहे हैं ये रेड कलर हमने सेपरेट किया। सबसे पहले हमने पेरेंटल स्ट्रैंड को सेपरेट किया। अब हमें पता है बच्चे कि जब हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इस पुराने स्ट्रैंड से नया बन जाएगा। ए के सामने टी बन जाएगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। ठीक है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। मतलब पहले एक डीएनए स्ट्रैंड था, अब इसके 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गए बच्चे, है ना। दो कॉपी बन गई, एक डीएनए की 2 कॉपी बन गई। ठीक है बच्चे, तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल डॉगमा। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर बार नीट में इधर से क्वेश्चन आता है। देखो सेंट्रल डॉगमा क्या है बच्चे? ये बता रहा है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एक डीएनए की इंफॉर्मेशन फ्लो है। मतलब डीएनए के ऊपर हमारे पेरेंट कैरेक्टर होते हैं। मतलब डीएनए के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से आई होती है, उसको हम आरएनए पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आरएनए से प्रोटीन में कैसे भेजते हैं और प्रोटीन फिर कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस करती है, वो है हमारा सेंट्रल डोगमा। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1857 में दिया था। ठीक है बच्चे, एक बारी डेट चेक करना, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही मुझे। एक बारी ये वाली डेट चेक कर लेना बच्चे, मुझे ग्रुप में बता रहा, इसमें वीडियो में कमेंट करके बताना सेंट्रल डोगमा कब दिया है, ये मुझे बताना बच्चे, है ना। थोड़ा सा मुझे ओल्ड लग रहा है इसकी डेट का कॉन्सेप्ट, इसको देख लो बेटा बच्चे, इसको एक बारी चेक करना। मुझे लग रहा है कि ये 1957 हो सकता है, 1957 होगा आपका, 1857 नहीं है। एक बारी चेक करके मुझे बता देना। ठीक है बच्चे, सेंट्रल डोगमा समझ में आ गया आपको क्या है? एक इंफॉर्मेशन फ्लो है डीएनए का, आरएनए के ऊपर कैसे है और आरएनए से प्रोटीन में कैसे आता है। ठीक, अब डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो ट्रांसलेशन। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब डीएनए के ऊपर जो हमारे बेस पेयर हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए की है, ठीक है, उस डीएनए की फोटोकॉपी आरएनए कहलाता है। मतलब डीएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन के फ्लो को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन में कन्वर्ट करना, इस इन्फॉर्मेशन के फ्लो को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये पूरा जो है इसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अब इधर देखना इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है। जनरली मैं आपको बता रहा था बच्चे, ये मेरे देखो डीएनए से डीएनए कैसे बनता। मानो ये 2 स्ट्रैंड हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रैंड अगर हम जानते हैं, ठीक है, एक स्ट्रैंड अगर हम जानते हैं तो दूसरे स्ट्रैंड को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मानो मेरे पास क्या है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो अपोजिट में 3 आएगा और इधर 5 आएगा। ठीक है, तो मैं जान सकता हूँ अगर मेरे पास ATGC है तो दूसरा TACG बनेगा। तो ये क्या है? इन दोनों को, इसको मैं क्या बोलूँगा? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है? दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सबसे पहले क्या करूँगा? इन दोनों टेम्पलेट को आइसोलेट करूँगा। तो देखो बच्चे, ये मेरे पास टेम्पलेट आ गया, एक ये मेरे पास टेम्पलेट आ गया और एक ये मेरे पास टेम्पलेट आ गया बेटा। ठीक है, 2 टेम्पलेट आ गए। अब इनसे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा। इनसे न्यूली सिंथेसाइज, टी के सामने ए बन जाएगा, टी के सामने ए बन जाएगा, ए के सामने टी बन जाएगा, सी के सामने जी बन जाएगा और जी के सामने सी बन जाएगा बच्चे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो इस ए के अपोजिट में क्या बन रहा है? मतलब ओल्ड के सामने न्यू बन रहा है, टी के सामने ए बन रहा है, जी के सामने सी बन रहा है
और जी के सामने सी के सामने जी बन रहा है। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बीच में भी बॉन्ड बनने चाहिए, मतलब टी और ए और टी, सी और जी और सी, इनके अपोजिट भी गलत नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपी 2 आ गई। ठीक है बच्चे, तो अब हम बोल रहे हैं कि टेम्पलेट से न्यूली सिंथेसाइज डीएनए जब बनता है तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है? एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या है बच्चे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो टेम्पलेट से न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनाता है। आपको ये बात समझ में आ गई? और ख़ास बच्चे इस पे ध्यान रखना, एडेनिन का क्या बन रहा है? इस पे थाइमीन बन रहा है। ठीक है, एडेनिन का क्या बन रहा है? थाइमीन, क्योंकि हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे, जहाँ पे हमारी वीडियो क्लास लीव हो गई थी, अब हम बात करते हैं ये प्रोसेस क्या है जब हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन है। क्या हो रहा है ये? इसको हम क्या बोलते हैं? ये डीएनए रेप्लिकेशन होगी बच्चे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, अब आपको ट्रांसक्रिप्शन बताने वाले हैं, मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो बेटा मान लो मेरे पास क्या है, ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, मेरे पास एक ये स्ट्रैंड है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? जी सी है। ठीक है, आप इसके ऊपर टी भी लगा सकते हो, आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो? जी ए, है ना, टी सी। ठीक है, यही तो है, ए टी जी सी, जी ए टी सी, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, 4 बेसिस होने चाहिए आप। अब मैं कह रहा हूँ बच्चे इसकी पोलैरिटी 5:3 है। ठीक है, तो अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड है ना बेटे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से कभी भी आरएनए नहीं बनता है, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। अभी के लिए आपको ये याद करके रखना है, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, 2 से नहीं बनता। ठीक, तो अब मैं इससे क्या बनाऊंगा बच्चे? इस डीएनए के स्ट्रैंड से, इस डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? मैं आरएनए बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे पास पहले क्या था? ऐसा स्ट्रैंड था, एक ये था और एक ये स्ट्रैंड था। ठीक है, या तो मैं आपको ऐसे समझा, देखना बच्चे, अब आपके पास ये क्या है? ये आपके पास क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। बट जब हम इस डीएनए, ये क्या है मेरे पास? 5:3 है पोलैरिटी। अब मैं जब भी डीएनए से आरएनए बनाऊंगा तो इन दोनों में से एक एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह। समझ आए बच्चे? एक एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह। मानो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये वाला हमारा नॉन टेम्पलेट, मतलब आप मत इसको मत सोचो, अब छोड़ दो, एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। तो टेम्पलेट से हमारी कॉपी बनती थी, तो अब इससे हमारी एक नई कॉपी बनेगी जिसको हम आरएनए बोलेंगे। तो ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चे? ये आरएनए है। दोनों में से, दोनों स्ट्रैंड में से जब डीएनए से आरएनए बनना होता है तो 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड एक्ट करता है किसकी तरह? टेम्पलेट की तरह, और वो क्या बनाता है? आरएनए। अब मुझे बताओ टी के सामने क्या आना चाहिए बच्चे? आरएनए में टी के सामने ए आना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, और ए के सामने क्या आना चाहिए? ए के सामने क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए बच्चे। अब थाइमीन तो नहीं आएगा क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ? मैं डीएनए से क्या बना रहा हूँ? मैं डीएनए से आरएनए बना रहा हूँ। तो प्रोसेस कौन सा है बच्चे? प्रोसेस कौन सा आपका? ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है। समझ आई बच्चे बात? ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डीएनए से आरएनए बना रहा हूँ और डीएनए 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। ठीक है बच्चे, इतना आपने याद रखना है। हमने डीएनए से आरएनए बना दिया। तो बच्चे यहाँ पर मेन बेसिस क्या रहा? मेन बेसिस क्या रहा? अगर मैं आपको पूछूं डीएनए से आरएनए बनाना है, प्रोटीन वाला अलग कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ इतना देखेंगे। मेन बेसिस क्या रहा डीएनए से डीएनए बनाने के लिए और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रही बच्चे। क्या रहा? इस पूरे का आधार क्या रहा? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो रही बच्चे, है ना? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है बच्चे, ठीक है, जब मैं डीएनए से आरएनए बना रहा हूँ, डीएनए से डीएनए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही। तो ये किसके लिए है बच्चे? सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर लिविंग सेल्स के लिए। ये किसके लिए है? ओनली फॉर लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स के लिए, ये लिविंग सेल के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, सभी के लिए नहीं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे सम वायरस, कुछ जो वायरस होते हैं बच्चे, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है बच्चे? आरएनए होता है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। ठीक है बच्चे, आरएनए मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेट्रोवायरस। क्या बोलेंगे बच्चे? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है? नाम है वायरस का, है ना? रेट्रोवायरस जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, है ना बेटा?
तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चे, इधर आरएनए से इधर क्या बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। इसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए। रेट्रो का मतलब ही उल्टा होता है। वायरस के अंदर क्या होता है बच्चे, रेट्रो वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, और हमारे वाले केस में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। समझ आए बच्चे, यहाँ पर आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया बच्चे, है ना। तो इसका मतलब हमारे वाले केस में क्या होता था, डीएनए से आरएनए बनता था, यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए से डीएनए। तो मतलब यहाँ पर हमारे वाले केस में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, याद रहेगा बच्चे। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक एंजाइम होगा यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। ठीक है बच्चे, जो वायरस में क्या करता है, आरएनए से डीएनए। सभी लिविंग सेल्स में डीएनए से आरएनए बनता है, बट वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनेगा, और उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की हेल्प से ये करता है। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे किस में दोगे, कमेंट करके नीचे बताओगे। विच इज एक्सेप्शन, विच इज एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा, विच इज एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉगमा, विच इज एक्सेप्शनल ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ए पार्ट है आपके पास, ये PYQ है आपका बच्चे। ए पार्ट है आपके पास एल्ब्यूगो, बी पार्ट है आपके पास ईस्ट, एल्ब्यूगो क्या होती है बच्चे, फंजाई है, ईस्ट फंजाई है। इकोलाई क्या है आपका, सी आ गया आपका इकोलाई बैक्टीरिया, और डी आ गया आपका HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो बताना है कि सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शनल क्या है, सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शनल क्या है। मैंने प्रॉपर ऊपर बताया कि सभी लिविंग सेल में डीएनए से आरएनए बनता है, बट अभी बताया कि उसमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो अब आंसर बताओ सभी बच्चे कमेंट करके। ठीक है बच्चे, तो कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए, मतलब छोटे से सेल में डीएनए कैसे पैक होता है। बट यहाँ तक आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हमने देखे हैं साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए के, ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा है, इसमें हमने देखा सेंट्रल डॉगमा क्या होता है बच्चे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।